हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण की हमने व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ ली है। इसके उदाहरण को भी हमने अच्छे से सॉल्व करा दिया है और आज की इस क्लास में हम इसके पाठ के भीतर दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग शेयर नहीं करते। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके इतने बेहतरीन ढंग से कंटेंट दे रहा हूँ, तो आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो कोई भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी शेयर कर दिया करें, ताकि बाकी विद्यार्थियों तक भी ये जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो पहुंच सके और वो भी पढ़ाई का आनंद ले सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पेज संख्या 149 पर पहला प्रश्न दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि विश्व में मौजूद प्रत्येक पिंड एक दूसरे को एक बल से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और ये जो दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल का मान दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। और उनके बीच की जो दूरी होती है उन दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और ये बल कौन सी दिशा में लगता है? जो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा है उस रेखा की दिशा में ये बल कार्य करता है। ठीक है, देखो ये आपको एक चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पर दो पिंड है, एक ए और एक बी। पहले पिंड का द्रव्यमान मान लिया कैपिटल एम है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम है। तो ये नियम कहता है कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल समझ लीजिए कितना है, एफ है। तो ये बल इस दिशा में लगेगा, ये जो आपको रेखा दिख रही है सीधी रेखा, इस दिशा में ये बल कार्य करेगा। अब इस बल का मान कितना होगा? तो इस बल का मान इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। तो F समानुपाती m गुणा m और इनके बीच की दूरी के वर्ग के, तो दूरी कितनी है, d। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब इन दोनों समीकरणों को हम मिला देंगे तो समीकरण क्या बन जाएगा, F इक्वल टू m गुणा m अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, यही है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। अभी हमने लिखा है पीछे जस्ट, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। अभी हमने सूत्र क्या पढ़ा था? अभी हमने सूत्र पढ़ा था F समानुपाती था, या F इक्वल टू जी एम गुणा एम अपॉन डी स्क्वायर। ये सूत्र अभी हमने पढ़ा था। लेकिन ये कब काम करता है? जब दोनों पिंडों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा हो। लेकिन हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु है जो पृथ्वी और उसकी सतह पर रखी हुई है। ये पृथ्वी है, आपको गोल घेरा दिख रहा है, ये क्या है, ये आपकी पृथ्वी है। और ये ऊपर जो बिंदु दिख रहा है ये कोई इस पर वस्तु रखी हुई है। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो दूरी किसके बराबर होगी? वो दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। अतः ऐसी स्थिति में हम इस डी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिख देंगे। बस इतना सा फर्क है। जो सूत्र में ये डी स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा है इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, आर स्क्वायर लिख देंगे। बाकी वैसा का वैसा है। वहां पर देखो, यहाँ पर कैपिटल एम क्या है सूत्र में, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। स्मॉल एम क्या है, पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तु का द्रव्यमान है। आर क्या है, आर पृथ्वी की त्रिज्या है जो पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु के बीच की दूरी है। और कैपिटल जी क्या है, ये अनुपातिक स्थिरांक है। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा ऐसा का ऐसा, केवल डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रख देना है, बाकी वो का वही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 152 पर पहला प्रश्न, मुक्त पतन से क्या मतलब है? तो बिल्कुल सरल है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है, उस पर लगने वाले बाकी सब बल क्या होते हैं, नगण्य होते हैं। तो वस्तु के इस प्रकार के पतन को या गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। आपको सिंपल एक लाइन याद रखनी है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर केवल और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो इसे हम कहते हैं कि वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में है। उस पर बाकी कितने भी बल लग रहे हो वो सब हम क्या मान लेते हैं, वो नगण्य या न के बराबर मान लेते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण से क्या तात्पर्य है? अब देखो, अब जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो क्या होगा? उसकी वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन जब होता है तो क्या उत्पन्न होगा? तो त्वरण उत्पन्न होगा। लेकिन ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। इस कारण से इस उत्पन्न होने वाले त्वरण को हम साधारण त्वरण ना कह के क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो सिंपल सी बात हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और इसे किसे दर्शाते हैं? इसे स्मॉल जी से दर्शाते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है वेग परिवर्तन बटे में समय, यानी कि मीटर बटे में समय का स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है त्वरण का मात्रक। ठीक है, चलिए, और इसका साधारण मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पृथ्वी पर इसका एक साधारण मान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 153 पर किसी वस्तु के द्रव्यमान मास और भार वेट में क्या अंतर है? इसको तो मैंने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बिल्कुल एक पूरी अलग क्लास लेके समझाया था बहुत अच्छे से। बस दोनों में अंतर बताना है। देखो, आपके सामने सारणी बनी हुई है। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है, कि कोई वस्तु जिस पदार्थ से मिलकर बनी है उसकी वास्तविक मात्रा कितनी है, उसी को कहते हैं द्रव्यमान। या दूसरे शब्दों में कहे तो द्रव्यमान क्या है? वस्तु के द्वारा उत्पन्न जड़त्व की माप है, कि वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही जड़त्व उत्पन्न करेगी। अगर वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले जड़त्व का मान भी अधिक होगा, और यदि वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसके द्वारा उत्पन्न जड़त्व का मान भी कम होगा। वही बात करें भार की, तो भार क्या है? भार एक प्रकार का बल है जिससे कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या होती है? आकर्षित होती है। भार का सूत्र क्या होता है? भार इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। द्रव्यमान की बात करें तो ये अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। लेकिन भार क्या है? भार एक सदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान एक अचर राशि है। अचर मतलब कांस्टेंट, कभी भी मान नहीं बदलता। जितना एक बार है, भले दुनिया के किसी कोने में लेके चले जाओ, अंतरिक्ष में लेके चले जाओ, किसी ग्रह पर लेके चले जाओ, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो वो हमेशा 10 केजी ही रहेगा, उसका मान कभी भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन भार क्या है? भार एक चर राशि है, वेरिएबल है। अलग अलग जगहों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है, और इसी कारण से भार का मान अलग अलग जगहों पर क्या होता है? अलग अलग होता है। अगला अंतर है, द्रव्यमान को मापने का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? किलोग्राम है। जबकि भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, क्योंकि भार भी एक प्रकार का क्या है? बल है। फिर द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान जरूर होता है, लेकिन भार जीरो हो सकता है। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? जीरो होता है। तो m गुना जीरो, यानी वहां पर भार भी कितना होगा? वहां पर भार भी जीरो होगा। फिर द्रव्यमान को दंड तुला के द्वारा मापा जाता है, वही भार को स्प्रिंग तुला के द्वारा मापा जाता है। यही दोनों में प्रमुख अंतर है। आया समझ में? बिल्कुल अच्छे से सरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? प्रश्न पूछ रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर समझ लीजिए कितना था? 600 न्यूटन था, तो वो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 100 न्यूटन होगा। कितना होगा? 100 न्यूटन। ऐसा क्यों होता है ये मैं कारण बताना है। तो देखो, भार का सूत्र होता है W = m गुणा G, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। यानी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। और हमें पता है कि चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या और गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर। और भार किस पर निर्भर करता है? भार निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पर।
अब चंद्रमा का जो द्रव्यमान और त्रिज्या है वो पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से क्या है, त्रिज्या से कम है। इसी कारण से किसी भी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पर लगता है उसका मान पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अतः चंद्रमा पर किसी वस्तु का 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यानी चंद्रमा पर जो जी का मान है वो पृथ्वी पर जो जी का मान है उसका कितना है, 1/6 गुना है। इस कारण से पृथ्वी पर जो किसी वस्तु पर आकर्षण बल लगता है उसकी तुलना में चंद्रमा पर लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, 1/6 गुना कम होता है। इसी कारण से चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी पर उसके भार का कितना हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है। आया समझ में? सिंपल सी बात है, आपको केवल भार का सूत्र याद रखना है, W = M गुणा G। भार किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर। और गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। तो सिंपल सी बात है कि यदि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है तो जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होगा वहां पर भार का मान भी ज्यादा होगा, और जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा वहां पर भार का मान भी कम होगा। बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 157। एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? भाई हमने दाब का सूत्र पढ़ा है। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, या कहते हैं प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। प्रणोद बटे में क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ कि जो दाब है वो किस पर निर्भर है, वो क्षेत्रफल पे व्युत्क्रमानुपाती है। अब सीधी सी बात है, स्कूल बैग का अगर पट्टा पतला है, भले वो मजबूत डोरी से बनाए, लेकिन अगर उसका पट्टी पतली है मतलब क्या हुआ, उसका क्षेत्रफल कम है, और जब क्षेत्रफल कम है तो उस पर दाब क्या होगा, लगने वाला दाब अधिक होगा। इस वजह से पतली और मजबूत डोरी से पट्टे वाले बैग को उठाना क्या होता है, मोटे पट्टे वाले बैग की तुलना में कठिन होता है। सीधी सी बात है, दाब क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर लगने वाला दाब क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। क्योंकि दाब और बल क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है, दाब और बल भी। और बल किस पर निर्भर करता है, बल निर्भर करता है एरिया पर। एरिया जितना ज्यादा होगा उस पर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा, और जब बल ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से लगने वाला दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। इस कारण से पतली पट्टी वाले बैग को उठाना क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि उसकी पट्टियों का क्षेत्रफल कम होने के कारण उस पर लगने वाले दाब का मान अधिक होता है। अगला वही लिखा हुआ है, दाब = F/A। ठीक है, तो यहाँ पर दाब के अगर मान की बात करें तो बैग का भार बट्टे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ पर डोरी पतली है इसलिए दाब क्या होगा, अधिक लगेगा। अगला, उत्प्लावकता से क्या तात्पर्य है? अरे भाई, जब किसी पदार्थ को तरल के अंदर या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। और तरल पदार्थ के इस गुण को कहते हैं उत्प्लावकता। लगने वाले बल को तो क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल, और तरल पदार्थों की इस गुण को क्या कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। अगला, पानी के पृष्ठ पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? बहुत अच्छे से समझाया था जब चैप्टर की व्याख्या कराई थी। देखो, जब किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, तो वस्तु क्या होती है, वस्तु तैरती है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में ऊपर की तरफ लगने वाले उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से क्या होता है, अधिक होता है। और जब उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में वो वस्तु क्या होगी, वो वस्तु कभी भी पानी के अंदर नहीं डूबेगी, क्योंकि ऊपर की ओर वो लगने वाला बल उसे हमेशा बाहर की ओर धकेलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब, एक तो याद रखना है कि जब वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है तो वस्तु हमेशा क्या होती है, तैरती है। क्या होती है, तैरती है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में लगने वाले उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से क्या होता है, अधिक होता है, और यही कारण है कि वो वस्तु पानी की सतह पर क्या होती है, तैरती है। लेकिन यदि उत्प्लावन बल का मान भार की तुलना में कम हो जाए, यानी भार अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वस्तु क्या होगी, पानी के अंदर डूब जाएगी। कब? जब जल का घनत्व उस
वस्तु के घनत्व से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 158 पर। एक तुला पर आपका द्रव्यमान कितना है, 42 केजी है। क्या आपका द्रव्यमान 42 केजी से अधिक है या कम है? एक तुला पर जब आप अपने द्रव्यमान को मापते हो तो कितना आता है, 42 किलोग्राम। क्या बोल रहा है कि वास्तव में आपका द्रव्यमान 42 किलो है से उससे अधिक है या कम है, कैसा पता करेंगे? तो देखो, एक तुला के द्वारा जो पाठ्यांक लिया जाता है वो द्रव्यमान नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो एक भार होता है। और उसे हम क्या मान लेते हैं, उसे हम द्रव्यमान मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु का वजन वायु में करते हैं तो उस वस्तु पर वायु के कारण क्या लगता है, उत्प्लावन बल लगता है। क्या लगता है, उत्प्लावन बल लगता है। तो जो आभासी भार होता है जो हमें उस तुला पर दिखाई देता है, उसका सूत्र क्या होता है, वस्तु का वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल। यानी उस आभासी भार का जो मान है वो किसके बराबर होता है, वस्तु का वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल के कारण। तो हमें अगर वस्तु का वास्तविक भार ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, आभासी भार प्लस उत्प्लावन बल को जोड़ देंगे। तो यहां पर हमारा जो वास्तविक भार था वो कितना था, 42 केजी था। सॉरी, वस्तु का वास्तविक भार हमें ज्ञात करना है, आभासी भार कितना है, 42 केजी है। तो इस उत्प्लावन बल को जब हम इस 42 केजी के साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वस्तु का वास्तविक भार मिलेगा। मतलब वस्तु का जो वास्तविक भार है वो 42 किलोग्राम प्लस साथ में क्या होगा, उत्प्लावन बल के बराबर होगा। अतः एक तुला पर जो हम मापते हैं उसकी तुलना में हमारा द्रव्यमान क्या होगा, उससे अधिक होगा। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक रुई का बोरा है और एक क्या है, एक लोहे की छड़ है। एक तो रुई का बोरा है और एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों कितना वजन या द्रव्यमान दर्शाते हैं, 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाते हैं। वास्तविकता में वो एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा भारी है और क्यों भारी है? देखो, दो वस्तु है, एक रुई का बोरा है, ये भी उस तुला पर 100 किलोग्राम बता रहा है, और एक लोहे की छड़ है, ये भी 100 किलोग्राम बता रहा है। लेकिन जब इनको हम ऊपर उठाते हैं तो लगता है कि दोनों एक दूसरे में, दोनों के भार में क्या है, अंतर है। ऐसा क्यों है बताना है, और कौन भारी है और क्यों भारी है ये कारण बताना है। तो देखो, रुई के बोरे का जो आयतन है वो क्या होगा, लोहे की छड़ की तुलना में अधिक होगा। इस कारण से रुई के बोरे पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान लोहे की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, लोहे की तुलना में अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जो उत्प्लावन बल है वो किस पर निर्भर करेगा, वो आयतन पर निर्भर करेगा, यानी घनत्व पर निर्भर करेगा। और आयतन और घनत्व क्या एक दूसरे से संबंधित है। तो जब आयतन अधिक होगा तो उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो उत्प्लावन बल का मान है वो किसके बराबर होता है, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल का मान, उस वस्तु को जब हम पानी में डुबोते हैं तो उसके द्वारा जितना विस्थापित तरल पदार्थ होता है उसके भार के बराबर होता है। तो जिसका आयतन अधिक होगा वो ज्यादा पानी को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा लगने वाला उत्प्लावन बल भी क्या होगा, अधिक होगा, है ना। हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा था, वो क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। और वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित तरल का भार। तो रुई का आयतन अधिक है तो उसके द्वारा विस्थापित तरल भी क्या होगा, अधिक होगा, और उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में रुई के बोरे का जो वास्तविक भार है वो लोहे की छड़ से क्या होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक भार बराबर क्या होता है, आभासी भार प्लस उत्प्लावन बल। तो आभासी भार दोनों का कितना है, 100 किलोग्राम, लेकिन दोनों पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान क्या है, अधिक है। इस कारण से रुई की तुलना में लोहे की छड़ पर जो उत्प्लावन बल है वो कम लग रहा है, और रुई के बोरे पर आयतन अधिक होने के कारण उत्प्लावन बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जो रुई का जो वास्तविक भार है वो लोहे की छड़ की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हमने आपके पाठ के भीतर दिए कि जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो भी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। धन्यवाद।